Okay. So yeah. So let's have a brief uh, skip and scamming session of the all the previous lectures from the topic cell, right? So we were talking about cell. So let's continue, right? Okay. तो हमने क्या देखा था सेल में हम देखा कि क्या होता है। सेल हमारा बेसिक यूनिट होता है और बाकी सब चीजें हमने बिल्कुल यहाँ पे देखी हुई है। तो ये उसी का कुछ उसके पहले का थोड़ा सा रिकॉल टेस्ट है। यहाँ पे छोटा सा रिकॉल टेस्ट दिया क्योंकि आपके लिए वैलिड नहीं है, बिकॉज ये चैप्टर्स हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं, है ना। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि हाँ, ये हमारा जो सेल है, यानी हमारा जो ऑर्गेनिजम्स है, या फिर आप हैं या हम हैं, हम सब किस चीज से बने हैं? हम सब बने हैं किससे? हम लोग बने हैं सेल से, है ना। किससे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल क्या? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। यस, बोलो हाँ कि ना। सेल क्या है? सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है ना, छोटा सा यूनिट है और वो जीवन का। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, हमने देखा था 1665 में। कॉर्क स्लाइस यानी कॉर्क सेल में उन्होंने देखा था, ये भी हमने देखा। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1664 में, ठीक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में डिस्कवर किए, राइट, क्या? एनिमल सेल, राइट। एनिमल सेल को डिस्कवर किए। सो ये जो हमारा ह्यूमन बींग्स है, ये क्या दिखा रहा है? ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म इसलिए इंडिकेट कर रहा है क्योंकि सेल से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन टिश्यू, ठीक है, ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, और इस ऑर्गन सिस्टम से बना ये ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी सेलुलर है। ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी सेलुलर है, राइट। सो देखिए, ये है सेल, ये है नंबर 1 सेल। बोलो हाँ या ना। यस। चलो, ये क्या है? सेल है। सेल से क्या बना? सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से क्या बना? बना ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन गया हमारा ऑर्गेनिज्म। बहुत ही सिंपल, है ना। ये संशुल। तो इसी के साथ हम लोगों ने और भी कुछ देखे। क्या देखे? हमने देखे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी कि हमारा जो लाइफ है, टिश्यू है, वो किस चीज से बना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कॉन्सेप्ट टेस्ट दिया हुआ है। ये सब, इसका क्वेश्चन का आंसर सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स में मुझे देते रहे। ठीक है, क्वेश्चन है कि एवरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आई होप सब लोग सही सही देंगे, है ना। तो सब लोग अपने अपने चैट बॉक्स में इसका आंसर देते रहे कि इसका आंसर होगा क्या। ओके, अंशुल ने आंसर दे दिया, समीर आनंद ने आंसर दे दिया। ऑल राइट, और आंसर बिल्कुल सही है, एकदम सही है। केतन केतन एकदम सही, एकदम। स्वाति का आंसर सही है, समीर आनंद का सही है, प्रियांशु का सही है, आशुतोष का सही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन आंसर्स है ना। लेकिन यहाँ पे एक आंसर मुझे मिला जिनका आंसर बिल्कुल गलत है, और वो है अनीश सिंह। अनीश सिंह, आपका आंसर गलत है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ, नॉट मेड अप ऑफ टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ सेल भाई। सेल मेरे भाई, सेल इज द बेसिक यूनिट। ठीक है, हाँ अक्षत, यू आर राइट, सेल इज द बेसिक यूनिट। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला? हमने बोला सेल से ही पूरा ऑर्गेनिज्म बना है भैया। सेल तो ही तो टिश्यू है, आई मीन सेल से ही तो टिश्यू बना। और टिश्यू से क्या बनेगा? टिश्यू से बनेगा, ये भी एक तरह का टिश्यू है, ये भी एक तरह का टिश्यू है, तो ये तीनों टिश्यू ही है। तो टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। सो बेसिक क्या है? बेसिक है ये सेल, ये सेल, सेल सेल। ऑल राइट, आलोक, आलोक का भी आंसर सही है, अक्षत का भी आंसर सही है। चलो आगे देखते हैं क्या यहाँ पे दिया है। राइट, इसका आंसर दिया होगा, और क्या देगा। या ओके, सो दिस इज द आंसर। यस, सेल इज द राइट आंसर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स बॉडी। उसके बाद हमने देखा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जो सिंगल सेल से बना है वो क्या है? वो है यूनिसेलुलर। और जो मल्टीपल से बना है, एक से ज्यादा से बना, वो क्या है? मल्टी सेलुलर, है ना। यहाँ पे देखो, मल्टी सेलुलर क्या है? जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से बना है, उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और
यूनिसेलुलर किसको कहेंगे? यूनिसेलुलर कहेंगे जो एक सेल से बना हो, है ना? बिल्कुल अद्भुत। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, ईस्ट, इसका सबका एग्जांपल है, नोट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, सिंपल तो बहुत है लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी, मल्टीसेलुलर का तो नहीं पूछ सकता क्योंकि उसको पता है, इतना तो बेवकूफ बच्चे नहीं है हमारे कि जो मल्टीसेलुलर का आंसर नहीं पता होगा। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इसे यहाँ पे जो दिया है, इससे भी अच्छा बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होगा, आपके पास है, हमारे पास है, सबके पास है, और आप खुद हैं वो एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी। या चलिए, ये सब हम लोग देख चुके हैं, राइट? देख चुके हैं ना? बोलो हाँ या ना? यस ऑफ कोर्स देख चुके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सेल। सेल के बहुत सारे डिफरेंट शेप्स होते हैं, सेल के अलग अलग साइज भी होते हैं, अलग अलग कलर, अलग अलग टेक्सचर, सब कुछ होते हैं। ठीक है, अलग अलग सेल होते हैं, अलग अलग डिफरेंट शेप्स होते हैं, साइज होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं। ओ माय गॉड, टेक्सचर्स भी अलग अलग होते हैं भाई, हर एक सेल के प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। ओ माय गुडनेस, ठीक है, प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट? अगर आपके आपके स्क्रीन पर पार्टिसिपेंट्स जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, कहां पे? पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स क्लिक करिएगा तो वहां पे नीचे ऑप्शन होगा रेज हैंड, क्वेश्चन, टिक मार्क, क्रॉस मार्क, गो स्लोअर, गो फास्टर, मोर, ये सब होगा। उसमें अगर आपको लगे कि किसी भी टाइम पे हम बहुत फास्ट भाग रहे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं? गो स्लोअर का बटन आप दबा सकते हैं, मुझे इंडिकेशन मिल जाएगा और हम क्या करेंगे? थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे। ठीक है। सौम्या राज का ऑडियो अभी कनेक्टेड नहीं है, तो कोऑर्डिनेटर जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, प्लीज कृपया करके सौम्या राज का ऑडियो। ओके, तो आप लोग हाँ, ऑल राइट, चलिए। तो ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास अवेलेबल है ये ऑप्शन। चलिए, तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स के सेल होते हैं, डिफरेंट साइज के सेल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप के सेल होते हैं। राइट, उसके बाद कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और, बिगेस्ट सेल क्या है? यहाँ पे अपना अपना आंसर्स अपने चैट बॉक्स में डालते जाइए फटाफट से। ठीक है, द बिगेस्ट सेल क्या है? कम ऑन, जूट फाइबर के रेड ब्लड सेल, ऑस्ट्रिच एग, वेल्स बॉडी सेल, क्या है? यस, केतन गुप्ता सही आंसर, स्वाति सलोनी सही आंसर, प्रियांश आनंद, अशु सही आंसर, अली अब्बास, समीर आनंद, अनीश सिंह, आर्या भारद्वाज, अंशुल शर्मा, सबका आंसर सही है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग इज द राइट आंसर। और इसका मेजरमेंट क्या होगा? इसका मेजरमेंट होगा अराउंड 6 to 9 इंच, 9 इंच मैक्सिमम, 9 इंच मैक्सिमम होते हैं, तो अराउंड 6 to 9 इंच हो सकते हैं, 6 to 9 इंचेस के होते हैं, इंचेस प्लूरल फॉर्म। ठीक है, चलो, बेहतरीन आंसर सबका, सबने आंसर दे दिया बहुत खूबसूरती से। अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा? सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले एंटन वॉन लीवेनहॉक हैं। उसके बाद ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल होते हैं उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और सबसे सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट इज 1 सेंटीमीटर इन बैक्टीरिया दिया है, बट स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल होता है पीपीएलओ, पीपीएलओ। ठीक है, और इसका मेजरमेंट होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ। और माइकोप्लाज्मा, यस, हम माइक्रोप्लाज्म नहीं कहते उसको, हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है,
चलो पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे सामने आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पे सामने आपको हमारा नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई देगा, जो स्क्रीन पे सामने अभी आ जाएगा जस्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने सेल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखा। उसके बाद सेल के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, सेल के कंपोनेंट्स, वो यहाँ पे आएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्या है? कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं सामने। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव देयर बेसिक यूनिट इन द फॉर्म ऑफ, all organisms have the basic unit in the form of what? आंसर होगा यहाँ का, आप लोग को पता है, बट यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर देते हैं। all organism have their basic unit in the form of cell. Yes, cell is the right answer. Right, cell is the right answer। यहाँ पे ये है राइट आंसर। हे प्रभु, क्या हो रहा है? ठीक है, सेल इज द, हाँ बोलिए 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 आशुतोष। ओके ओके ओके, पिक्चर दिख रही है? पिक्चर दिख रही है? All organisms have their basic unit. All organisms have their basic unit in the form of cell, right? All organisms have the basic unit in the form of cell. उसके बाद various components of the cell are called, various components of the cell are called organelles. उसको हम कहते हैं cell organelles। ये भी हमने देखा। Who discovered the cell? Robert Brown? नहीं, Robert Hooke। ये भी हमने देखा। Fungi are unicellular organism कि multicellular organism? आंसर आप लोग मुझे बताइए, इसका आंसर हम नहीं देंगे, बहुत ही सिंपल आंसर है। Fungi is the unicellular ki multicellular? Yes, of course, fungi is a unicellular organism। Okay, next tissue is a what? Tissue is a group of cell, है ना? यहाँ पे इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, सबने आंसर दिया। क्लियर? ऑल राइट, सो दिस इज द आंसर्स। ऑलराइट, चलो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, जीन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बताइए, क्या सेल खाली होता है? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है भाई। क्या सेल खाली होता है? सेल में कुछ होता नहीं है? सोचिए, क्या सेल खाली होता है? नहीं भाई, सेल खाली नहीं होता है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। यस, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और वो सेल ऑर्गेनल्स आपके, ठीक है, वो सेल ऑर्गेनल आपके होते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही है आपका
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये क्या है आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपको सामने दिखाया गया है। ये जो ब्लू कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, ऐसे ही स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ये क्या है? तो ये ऊपर वाला एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और नीचे में एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये जो ऊपर में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ऑलराइट, यहाँ पे जो आपको चेन ब्लू कलर का दिख रहा है, वो चेन क्या है? वो है आपका ओलिगोसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद जो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, ये जो पर्पल कलर का यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? वो आपको प्रोटीन है। वो क्या है? प्रोटीन है, जो आपको प्रोटीन चेन है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? प्रोटीन चेन। ठीक है, ये क्या है? प्रोटीन चेन है, ये आपका प्रोटीन चेन है। ठीक है, इस ये क्या करता है? कैरियर प्रोटीन है। क्या करता है? कैरी कर, ट्रांसपोर्ट करता है, यानी यहाँ का मटेरियल, यानी बाहर का मटेरियल अंदर करने में, और अंदर का मटेरियल बाहर करने में मदद करता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेयर है, ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है। एक लेयर, ये दो लेयर, और इसीलिए हम इसको कहेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये क्या है? ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, तो ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है। इसके बीच में क्या है? इसके बीच में ये पर्पल, आपको पर्पल कलर का प्रोटीन है। और ये क्या करता है? अंदर का मटेरियल बाहर और बाहर का मटेरियल अंदर लाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, ये लिपिड से बना है। किससे बना है? लिपिड, यानी कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है, उसके बाद इसमें फैटी एसिड है, तो लिपिड से बना हुआ है। और ये जो क्योंकि लिपिड से बना है, क्योंकि लिपिड से बना है, आपको क्या नहीं होते हैं? लिपिड से बनने के वजह से, लिपिड से बनने के वजह से आपको ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देते हैं, यानी यहाँ पे फैट, यहाँ पे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और इसीलिए वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये प्रोटीन, यही प्रोटीन आपको दिखा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। उसके बाद ये भी कुछ तरह का इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, और यही दोनों लेयर को हम क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड्स कहेंगे। और यही इसीलिए हम इसको कहेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बहुत हम इसका कुछ फंक्शंस बताते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ फंक्शंस हम यहाँ बताएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा एक ऐसा लेयर होता है जो कि अंदर के मटेरियल्स को अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है। अंदर के मटेरियल को क्या करता है? अंदर के मटेरियल को अंदर ही प्रोटेक्ट करके रखता है और बाहर जाने नहीं देता। ठीक है, अंदर के मटेरियल को अंदर ही प्रोटेक्ट करता है, बाहर जाने नहीं देता। दूसरी चीज, पहला चीज, और दूसरी चीज क्या है?
दूसरी चीज, अच्छा एक काम करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद वापस से आते हैं, ठीक है, आप लोग कहीं नहीं जाइए, लाइन पे रहिए, ठीक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस से आते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस, ठीक है, यहाँ पे आपको वापस से आ चुके हैं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, स्क्रीन शेयर हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं अभी फिलहाल में। क्या करें, ये जो हमारा जो मशीन होता है ना, मशीन कब बिगड़ जाता है इसका कोई कहा नहीं जा सकता कि मशीन हमारा कब बिगड़ जाएगा, राइट। तो मशीन बिगड़ गया था और मशीन मशीन को सही किया, और फिर से हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं और सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और बाकी सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, ओके, ओके, हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहीं थे, राइट। अवंती, अवंती क्लासेस के नाम से है सर, अवंती क्लासेस के नाम से हैं। हम आपको को होस्ट बना देते हैं, ठीक है।
ठीक है, मैंने आपको सर को होस्ट बना दिया है। ठीक है, आप को होस्ट हैं अभी। राइट, ओके कंफर्म ओके, थैंक एक यू बार सर। कंफर्मेशन कंफर्मेशन दे दीजिएगा, बन गया ना? यस सर, यस सर। ओके, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके। ऑलराइट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये फॉस्फोलिपिड क्या दिक्कत है भाई? ओके, चलिए। तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये बाइलिपिड है, आई मीन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये आपका एक फॉस्फोलिपिड है और दूसरा फॉस्फोलिपिड है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये दोनों लेयर है, और यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर, मतलब मान के चलो कि यहाँ हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, हमारे पास क्या है? मटेरियल अंदर में है, यहाँ पे कुछ मटेरियल है, यहाँ पे कुछ मटेरियल है, और ये मटेरियल को क्रॉस करना है इस मेम्ब्रेन को, और यहाँ पे इस मटेरियल को क्रॉस करके आना है अंदर में। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि मटेरियल को अंदर आना है, और ये मटेरियल जो है ये क्या है? ये लिपिड सॉल्युबल है। क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। और ये जो मटेरियल है ये क्या है? वाटर सॉल्युबल है। ये मटेरियल वाटर सॉल्युबल है। तो आपका जो वाटर सॉल्युबल, यानी ये जो मटेरियल है वाटर सॉल्युबल, इस मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये वापस चलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेयर है ये लिपिड लेयर है। सो बट ये जो लिपिड सॉल्युबल है ये इजीली अंदर आ जाएगा, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल नहीं आ पाएगा। अगर बाहर में कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो वाटर सॉल्युबल है तो वो भी अंदर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है। समझ रहे हो? और इसीलिए यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये वैसे ही वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर करने के लिए बनाया गया है। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्यों? ताकि मॉलिक्यूल्स जो कि ऐसे लिपिड लेयर से क्रॉस नहीं कर पाए वो इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से क्रॉस कर जाए। ठीक है, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया तो प्लीज आप लोग अपना अपना वहां पे जाकर टिक मार्क कर दीजिए कि समझ में आ गया फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गया। राइट, चलो, हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ओके ओके, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑल राइट। ये क्या है आपके सामने? क्या दिख रहा है आपके सामने? यहाँ पे दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कई तरह के इसके फंक्शन है। जैसे एक पहला फंक्शन यहाँ पे दिया है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी ये सिलेक्ट करके ही मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देता है। फॉर एग्जांपल, मान के चलो कि ये क्या है? ये आपका मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, कुछ क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बड़े बड़े भी मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं। कुछ स्टार शेप मॉलिक्यूल है, कुछ स्टार शेप मॉलिक्यूल है, कुछ स्टार शेप मॉलिक्यूल है, कुछ चांद जैसा है। ठीक है, कुछ क्या चांद जैसा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मॉलिक्यूल है। कुछ बंदूक जैसे हैं। क्या है? कुछ बंदूक जैसे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के यहाँ पे क्या है? मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल अंदर नहीं जा पाएगा। अंशुल, हाँ अंशुल बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? अंशुल अपने हाथ उठाया है, क्या दिक्कत है? जरा चैट बॉक्स में जल्दी से डाल दीजिए। हाँ तो हाथ क्यों उठाया भाई? नो प्रॉब्लम। तो चलो, तो ये क्या है? इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इन सबको क्या करना है? ये बाहर है। ये क्या है? ये आउटसाइड है। और इन सबको इनसाइड जाना है। कहाँ जाना है? इन सबको इनसाइड जाना है। समझ में आ रहा है? सबको अंदर जाना है। मान के चलो गेट है, गेट के बाहर सब लोग खड़े हैं और गेट के अंदर लड्डू बट रही है। ठीक है, और लड्डू लेने अंदर जाना है। कैसे जाओगे? लेकिन जो गेट कीपर है सिर्फ आईडी कार्ड जिसके पास है वही अंदर जा पाएगा। तो यहाँ पे एक क्या होता है? यहाँ पे एक होता है गेट कीपर। क्या होता है? गेट कीपर, है ना?
ऑलराइट, ये क्या है, यहाँ पे गेट कीपर है। जब यहाँ पे कोई गेट कीपर है तो ये गेट कीपर क्या करता है, सर डिफरेंट कलर का गेट कीपर बना देते हैं, गेट कीपर सेम कलर का अच्छा नहीं लगेगा। चलो ये क्या है, यहाँ पे गेट कीपर है, तो ये जो यहाँ पे गेट कीपर है क्या करेगा, जिसके पास आईडी कार्ड है वहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आईडी कार्ड इसको दिखाना पड़ेगा, ये तभी अंदर आने देगा। ये क्या है, ये जो गेट कीपर है हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं रिसेप्टर, इसको कहते हैं रिसेप्टर। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या करेगा, रिसेप्टर गेट कीपर का काम करेगा, गेट कीपर होता है। तो रिसेप्टर एक प्रोटीन होता है, रिसेप्टर क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है, और ये क्या करेगा, सेलेक्ट करके अंदर मॉलिक्यूल को लाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, या क्योंकि ये लिपिड बाइलेयर है कि नहीं, हमने कहा था ये क्या है, ये लिपिड बाइलेयर है। हाँ जी बोलो हाँ कि ना, ये है एक लेयर ऑफ लिपिड और ये है दो लेयर ऑफ लिपिड। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गए लिपिड बाइलेयर, एक लेयर और ये दूसरा लेयर। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या, देखो यहाँ पे जो लिपिड लेयर है ये क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल है। ये सारे मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे, ये सारे मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे। लेकिन यहीं पे प्रोटीन मॉलिक्यूल ये क्या है, ये येलो डॉट वाले, चलो दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये ग्रीन वाले, ग्रीन वाले क्या है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ये अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, चेक करता है, सेलेक्ट करके चीजों को अंदर भेजता है, अंदर क्या करता है, ये चीजों को सेलेक्ट करके भेजता है, और इसीलिए हम इसको कहेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि सिर्फ कुछ चीजों को ही अंदर आने देता है, कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। उसके बाद मेड ऑफ बाइलिपिड लेयर हमने देखा है। उसके बाद ये कहाँ होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल ये क्या दोनों में होते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए, तो ये था आपका क्योंकि ये क्या होता है, दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट द सेल, उसके बाद क्या आता है, प्रोटेक्ट द सेल, मतलब कि सेल के अंदर ये सेल है, और सेल के अंदर जो मटेरियल है, सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं, तो सारे मटेरियल्स को क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के मटेरियल को, ये अंदर मटेरियल है, और इस अंदर के मटेरियल को ये मेम्ब्रेन बाहर से आने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल फोर्सेस से ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ। ये कॉन्सेप्ट टेस्ट था, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कम ऑन, आप बताइए, इसका आंसर दीजिए तो, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कम ऑन एवरीबॉडी। हम जब बायोलॉजी क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि ये साइटोप्लाज्म क्यों कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, बताइए, अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में डालिए।
Okay, because it gives the shape of the cell. No, कि सही? अच्छा, no. ए आंसर जिसने भी दिया है आंसर गलत है, बी आंसर दिया है तो क्या गलत है? चेक कर लेते हैं एक बार। सबने आंसर दे दिया है तो बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कुछ आंसर्स दे रहे हैं, आ रहा है आंसर। बाप रे, ये कुछ लोग तो डी आंसर दे रहे हैं। रौनक रौनक रंजन, बस रहने दीजिए, रहने दीजिए। रौनक रंजन, थोड़ा शरारतें कम किया करिए, है ना? अब देखो रौनक रंजन अब आंसर चेंज कर दिया तो सी हो गया इनका आंसर। बाप रे, चलो जल्दी हटाओ, नहीं तो पता नहीं अब बी ए सब कुछ कर देंगे। आंसर होगा ए, बिकॉज इट गिव्स द शेप टू द सेल। ठीक है, अब कहां तक सही है? लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहां तक सही है हम लोग चेक कर लेते हैं। मे भी हो सकता है कि आंसर गलत भी हो, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो, ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है? सेल है। और सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड। सेल के अंदर क्या होते हैं? फ्लूइड। ठीक है, और इन फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, है ना? फ्लूइड मतलब यहाँ पे कहेंगे इसको प्लाज्म। क्या कहेंगे? प्लाज्म, प्लाज्मा या प्लाज्म या प्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म मतलब सेल का फ्लूइड, इसीलिए हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। और हम यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी इस फ्लूइड को कवर करने वाला। सो इट गिव्स प्रोटेक्शन, सो इस सेल को कवर करने वाला, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे आंसर दिया बिकॉज इट गिव्स द शेप टू द सेल। सेल को शेप, एनिमल सेल को शेप सेल को देता है, बट प्लांट सेल को सेल वॉल देगा। ठीक है, बट साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द साइटोप्लाज्म। ये आपको क्या दिया है यहाँ पे? ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी सारे सेल ऑर्गेन्स। सो दिस इज अ टिपिकल सेल ऑफ ए एनिमल। ठीक है, ये टिपिकल एनिमल सेल है। ठीक है, और अगर हम इसको देखेंगे प्लास्टिड है कि नहीं, अगर प्लास्टिड होता तो प्लांट सेल होता। ठीक है, क्या दिया है? ये है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बारे में बताया गया है इसमें, यानी साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? तो द मटेरियल एनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अलावा बाकी जितने भी मटेरियल यहाँ पे हैं, मटेरियल जिस एरिया में प्रेजेंट होता है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस सबको हम क्या कहेंगे? इन सबको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो, साइटो मतलब सेल, हमने अभी देखा, जस्ट देखा। साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मींस फ्लूइड, यानी इस सेल का जो फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन ये फ्लूइड इस न्यूक्लियस के अंदर वाला फ्लूइड, ये न्यूक्लियस है। क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। लेकिन लेकिन हमारा ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है वो माननीय नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अपना फ्लूइड है, वो सेल का नहीं, लेकिन न्यूक्लियस का खुद का प्राइमरी फ्लूइड है। ठीक है, बाकी का जितना भी उसके बाहर का जितना भी फ्लूइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारा फ्लूइड क्या है? साइटोप्लाज्म है, यानी ये सेल का फ्लूइड है और इसीलिए हम इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेलुलर एक्टिविटी लाइक रेस्पिरेशन। ये पे बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं, नॉट ओनली रेस्पिरेशन। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे होते हैं एक्टिविटीज। नंबर वन में आप नोट ही करते हैं, कई सारे एक्टिविटीज होते हैं, लाइक डाइजेशन, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक ट्रांसमिशन, लाइक एक्सक्रीशन, एक्शन, एग्रोसाइटोसिस।
ठीक है। उसके बाद चीजें होती है, ट्रांसलेशन, ये प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन बनते हैं यहाँ पे। उसके बाद एंजाइम, एंजाइम पैकेज, पैकेजिंग आते हैं, ठीक है। तो ये सब प्लान में, चलो उसके बाद साइटोप्लाज्म थे। उसके नेक्स्ट इसका नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड है आपका, यस, कॉन्सेप्ट टेस्ट। The fluidic material present inside cytoplasm is as cytoplasm, cytoplasmid water। हम क्या फ्लूइड मटेरियल, उसको उसको क्या कहेंगे, साइटोसॉल, ठीक है। उसको क्या कहेंगे, साइटोसॉल कहेंगे। होगा आपका ये आंसर, साइटोसॉल। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं दो में, साइटोप्लाज्म को हम दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, दो हिस्से में डिवाइड। ओके, सो द फ्लूइडिक मटेरियल, यहाँ पे फ्लूइडिक मटेरियल के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे है, देखिए इंटरनेट थोड़ा स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसीलिए बार कट जा रहा है आपका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो रहा है हम लोग कवर करेंगे। ये पीपीटी हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। इस पीपीटी को यानी इस प्रेजेंटेशन को और पिछले प्रेजेंटेशन को भी ग्रुप में हम डाल देंगे, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं आपको कि साइटोप्लाज्म को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, साइटोप्लाज्म को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। एक हम कहेंगे कि ये साइटोप्लाज्म के दो हिस्सा है, एक को हम कहेंगे साइटोसॉल, एक को हम कहेंगे साइटोसॉल, और दूसरे को हम कहेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। यानी ये दोनों मिलकर ही साइटोप्लाज्म बनाते हैं, साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, ये दोनों का मिली भगत होता है, और यही दोनों मिलकर क्या करते हैं, यही दोनों मिलकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक है। साइटोसॉल हम किसको कहते हैं, तो मान के चलिए कि एक आपके पास क्या है, एक दूध का कटोरा है। ये क्या है, ये दूध का कटोरा है, इसमें दूध भरा हुआ है, इसमें क्या है, दूध भरा हुआ है, और दूध के साथ साथ काजू किशमिश बादाम सब कुछ भरा है, ये दूध है, ठीक है। क्या है आपका, इसमें दूध भरा हुआ है,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, ये आपका दूध है। ठीक, इस दूध में आपको क्या क्या भरा है, बहुत सारा काजू, काजू किशमिश, काजू है, उसके बाद इसमें किशमिश है, ठीक है, काजू किशमिश है, इसमें किशमिश है, फिर इसमें पिस्ता बादाम भी है ना, इसमें क्या है, इसमें पिस्ता बादाम है, सब कुछ है। तो ये जो हमारा जो दूध है ये क्या है, दूध हमारे लिए एक फ्लूइड की भांति है, फ्लूइड है। हल्दी मिल्क है, अच्छा ठीक है, मान के चलो आजकल हल्दी दूध पी रहे होते हैं, चलो मान लेते हैं, लेकिन हल्दी दूध के साथ साथ हम काजू किशमिश सब डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हम दूध है हमारे पास, उस वो दूध क्या है, यहाँ पे ये दूध है साइटोसॉल, ठीक है। वैसा ही होता है, दूध एक का है साइटोसॉल, उसके साथ साथ जो हम काजू किशमिश बादाम ये सब हम लोग उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो है आपका सेल ऑर्गेनेल। यानी एक दूध का कटोरा है, दूध का कटोरा है, या फिर ये पूरा का पूरा दूध है, ठीक है, और ये है साइटोसॉल, ठीक है, क्या है, ये है आपका साइटोसॉल। और इस साइटोसॉल के अंदर क्या है, इस साइटोसॉल के अंदर हमारे प्रेजेंट है, ये हमारे एक सेल ऑर्गेनल हो गए, एक सेल, ये पिस्ता हो गए, ये बादाम हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बादाम हो गया, राइट। उसके बाद ये एक आपको केसर हो गया, मान के चलो केसर है। तो बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सबको मिलाकर क्या कहेंगे, हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, सबको मिलाकर क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोसॉल में देखा जाए तो इस साइटोसॉल के अंदर, इस साइटोसॉल के अंदर कई सारे मटेरियल होते हैं, कई सारे मटेरियल, लाइक पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, चौथा नंबर क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो इस साइटोसॉल के अंदर पहले इसमें होगा वाटर, इसमें क्या होगा, वाटर होगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें होगा एंजाइम, इसमें होगा एंजाइम। उसके बाद क्या होगा, इसमें होगा प्रोटीन, इसमें होंगे प्रोटीन। उसके बाद क्या होंगे, इसमें होंगे शुगर, इसमें होंगे, इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे शुगर। इसके बाद इसमें क्या हो सकते हैं, इसके बाद इसमें हो सकते हैं आपको फैटी एसिड। इसके बाद इसमें क्या हो सकते हैं, इसके बाद इस शुगर के बाद इसमें हो सकते हैं फैटी एसिड, फैटी एसिड के बाद क्या हो सकते हैं, कुछ सॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एक्सेट्रा। ये सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या है, ये है आपका साइटोसॉल, साइटोसॉल के अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा अब ये सेल ऑर्गेनल्स होंगे, और ये ही पूरा मिलाकर हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। यानी फ्लूइड पार्ट प्लस सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सबको मिलाकर हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। और इसके बाद इसमें क्या होगा सेल के अंदर, इसके बाद इसमें होगा न्यूक्लियस। तो ये क्वेश्चन क्या है, द फ्लूइडिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसॉल, ठीक है। फ्लूइडिक मटेरियल क्या कहलाएगा, साइटोसॉल कहलाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइटोसॉल, चलिए, सो दिस इज द नेक्स्ट पोर्शन, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या क्या है, तो हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल के अंदर होते हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर खुद का अपना मटेरियल होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल के अंदर होगा साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल, और न्यूक्लियस के अंदर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, या हम कहेंगे न्यूक्लियोसॉल। अब ये दोनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। यानी द फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड द फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों फ्लूइड को मिलाकर हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म, क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म, व्हिच मींस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, दोनों को मिला देंगे तो हम इसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ नहीं है। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। सो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, व्हिच मींस न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोलस, और उसके बाद होते हैं साइटोप्लाज्म, यानी उसके अंदर जो प्रेजेंट है साइटोसॉल। मतलब ये सब कुछ मिलाकर हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे,
प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट ये देखिए न्यूक्लियस। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है। न्यूक्लियस ही हमारे पूरे सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि हमारा ये एक सेल, ये क्या है? ये एक सेल है। ये क्या है? ये एक सेल है। और इस सेल के अंदर क्या होंगे? इस सेल के अंदर होंगे आपको एक न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। सेल के बाहर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा होगा आपका न्यूक्लियस, जिसके अंदर जीन्स है, जिसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, जिसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल, यानी आपका डीएनए। क्या है? आपका डीएनए। तो डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट है। सो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो ये सेल का ही कंपोनेंट होता है, और इस सेल का ही एक कंपोनेंट है, और ये दोनों में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में भी होता है और प्रोकैरियोटिक में भी होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो है कवर्ड होता है, यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद इसके अंदर होंगे आपको जेनेटिक, इसके बाद होंगे इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके बाद होंगे इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, और उसके बाद इसके अंदर और भी कुछ फ्लूइड्स होंगे, ठीक है। कुछ इसके अंदर क्या होंगे? कुछ फ्लूइड्स होंगे, ठीक है। कुछ फ्लूइड्स होंगे। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ, ठीक है, क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर, ये कैसे होंगे। तो देखो, ये जो हमारे, ये क्या है? दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन। उसके बाद ये सारा आउटर मेम्ब्रेन ही है, लेकिन ये देखो बीच में एक टूट क्यों गया है? बीच में टूटा टूटा क्यों लग रहा है? बीच में ये टूटा टूटा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डायरेक्ट, ठीक है। ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन कनेक्ट कंटिन्यू नहीं होता है, बीच बीच में इसके अंदर गैप होते हैं, पोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, उस बॉल, वो हमारा क्या है? सामने एक बॉल है, और बॉल में बहुत सारे चारों तरफ होल कर दीजिए, बस वैसा ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। एक बॉल, बॉल के चारों तरफ होल्स हैं, और उस होल्स को हम क्या कहते हैं? उस होल्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। उस होल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर, यानी छिद्र। यानी एक छोटा सा बॉल है, उस बॉल्स में कई सारे क्या हैं? कई सारे होल्स हैं, होल्स, और उस होल्स को हम कहेंगे न्यूक्लियर पोर। हम उन होल को क्या कहेंगे? हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या होंगे? उसके अंदर फ्लूइड भी भरे रहेंगे, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं उसको। नाउ इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैक 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 ब्लैक, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्या? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हम क्रोमैटिन फाइबर्स। और यही क्रोमैटिन फाइबर्स क्या बनते हैं? यही क्रोमैटिन फाइबर्स आपके क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है। और यही क्रोमोसोम आपको, यही क्रोमोसोम क्या होते हैं? यही क्रोमोसोम,
यही क्रोमोसोम जीन्स प्रोवाइड करते हैं, यानी जीन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो ऐसे आपको क्रोमोसोम जो है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और ये क्रोमोसोम इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, क्रोमैटिन फाइबर्स, इसको हम कहेंगे क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर। और इसी क्रोमैटिन फाइबर्स के मदद से बनता है हमारा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कहाँ होगा? होगा हमारे न्यूक्लियस के अंदर। ये सारे क्रोमैटिन फाइबर इकट्ठा हो जाएंगे, इन सब सारे क्रोमैटिन फाइबर्स को क्या कर देंगे हम? एकजुट कर देंगे। और एकजुट करके, फॉर एग्जांपल दूध है, अगर दूध फट जाता है, दूध खराब हो जाता है या दूध फट जाता है, तो क्या हो जाता है? एकदम दूध सेपरेट हो जाता है, फट जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब उन सबको इकट्ठा करके अगर हम एक कप में बांध कर रख दें तो क्या बन जाएगा? पनीर बन जाएगा, है ना। सबको इकट्ठा कर दिए तो। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? प्रोटीन फाइबर्स अलग है, सेपरेट है, थ्रेड लाइक है, ठीक है। हम इन सबको बांध देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रस्सी है, रस्सी का फाइबर अलग अलग फाइबर कहलाएंगे, लेकिन जैसे हम उनको सबको इकट्ठा करते हैं क्या बन जाएंगे? एक रस्सी बन जाएंगे, है कि नहीं है। सिमिलरली ये क्रोमैटिन्स है, क्रोमैटिन ऐसे ऐसे कॉइल्ड रहेंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स की तरह रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होंगे? ये सब इकट्ठा होंगे, कंडेंस होंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, इकट्ठा होना, ठीक है, कंडेंसेशन। आपने सुना होगा इस कंडेंसेशन को, ठीक है। कंडेंसेशन यानी इकट्ठा होना, यहाँ पे कंडेंस होंगे, इकट्ठा होंगे, कंडेंस टुगेदर, ठीक है। जमेंगे, कह सकते हैं जमेंगे एक दूसरे के साथ, जम जाएंगे और बन जाएंगे इस तरह का स्ट्रक्चर, यानी ये आपका ये बन गए आप क्रोमोसोम। क्या बन गए? क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। समझ में आया? तो ओके, ये करता, अच्छा इसके साथ इस एक सेंटर में हॉलो स्पेस होता है, ठीक है, हॉलो स्पेस। और यही हॉलो स्पेस, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है राइबोसोम। देखो यहाँ इसका बहुत ही सिंपल सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियोलस का। ये न्यूक्लियस के एक सेंटर में रहे ये जरूरी नहीं है, पेरिफेरल साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये सेल के पेरिफेरल साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है, राइट। बट इसका फंक्शन बहुत ही सिंप्लीफाइड है। क्या फंक्शन है इसका? ये आपको स्टोर करता है, राइबोसोम, ठीक है। इसमें प्रोटीन और आरएनए बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन और आरएनए इसमें भरे पड़े रहते हैं और इसी से राइबोसोम बनता है ना, राइबोसोम आपको तैयार होते हैं, ठीक है, प्रोटीन और आरएनए से। और उसके बाद ये जो आरएनए यहाँ प्रेजेंट होगा वो आरआरएनए होगा, जिससे आपके राइबोसोम बनेंगे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे क्या, वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। इट इज रिच इन दिस न्यूक्लियोलस इज रिच इन आरएनए, दिस इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, दिस इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज रिच इन आरएनए एंड प्रोटीन, इसमें आरएनए और प्रोटीन होता है। आरएनए, आरएनए मींस जैसे डीएनए होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, वैसे ही आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जैसे डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, वैसे आरएनए होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड, और इसी के मदद से प्रोटीन बनाता है। यही प्रोटीन बनाने में मदद करता है आरएनए, एक प्रोटीन बनाने में मदद करता है। सो आरएनए भी होता है इसके अंदर और प्रोटीन्स भी होते हैं, और राइबोसोम्स बनेंगे, उसके बाद राइबोसोम्स बनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के फंक्शंस होंगे, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, हम लिख देते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता हो या ना पता हो। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलो, तो दिस इज योर न्यूक्लियस। अच्छा, ये हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके मेम्ब्रेन जो है दो होते हैं, डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन एक होते हैं और दूसरा होते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक होते हैं आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे होते हैं आपके इनर मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
सो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये क्या है, ये आपको लिखा हुआ है यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। फंक्शन है इसके है कंट्रोल, क्या करता है, ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्या करता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, और इसीलिए इसको कहते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। इसको हम क्या कहेंगे, कंट्रोल सेंटर, इसको हम कंट्रोल सेंटर कहेंगे। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, समझ में आ रहा है। ये है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक में ही होता है अच्छे से। ठीक है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऐसे मेम्ब्रेन नहीं होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होंगे, ये ऐसे मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में तो होंगे डीएनए प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होते हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होते, उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल इधर उधर बिखरा हुआ रहता है। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं अनडिफाइंड, इसीलिए हम कहते हैं अनडिफाइंड, यानी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस पूरा डेवलप नहीं रहता है, पूरा डेवलप नहीं रहता है। क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, राइट, ओके। ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का फंक्शन आपने देख लिया, राइट, न्यूक्लियस का फंक्शन भी आपने देख लिया। ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को, और यही न्यूक्लियस ही सेल डिवीजन करने में मदद करता है। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल। ठीक है, examples of prokaryotic cells like bacteria, bacteria is a prokaryotic cell, bacteria। ठीक है, bacteria is a prokaryotic cell which does not have your what, nuclear membrane। yes, plasmid, plastid is a cell organelle, plastid is a cell organelle which is present in the plant cell, which contains the organelle called chloroplast, component called chloroplast, and chloroplast contains green color giving pigment called chlorophyll, green color giving pigment called chlorophyll, और ये chlorophyll gives the green coloration to the plants। So plastid is a cell organelle present only in the plant cell, only in the plant cell। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। Now न्यूक्लियस के अंदर अब देखो, हमने बताया था कि कंडेंसेशन कैसा होता है, तो दिस इज हाउ क्रोमोसोम फॉर्म्स। ठीक है, हमारे पास क्रोमैटिन फाइबर है ना, उस क्रोमैटिन फाइबर, अब देखो हमारे पास क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है। क्लियर है, हमारे पास क्या है, क्रोमैटिन फाइबर है। तो मान के चलो कि हमारा ये क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, हमें हमारे पास क्रोमैटिन फाइबर है, ये क्रोमैटिन फाइबर है। ये क्रोमैटिन फाइबर क्या है, ये क्रोमैटिन फाइबर यानी डीएनए ही है। ठीक है, डीएनए ही है, आपको ऐसा क्रोमैटिन दिख रहा है, तो ये डीएनए आपको फाइबर्स के भांति ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और ये आपका डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, डीएनए। तो डीएनए में जीन किसको हम कहेंगे, पहले समझना पड़ेगा कि डीएनए है क्या। तो डीएनए यानी हमारे बॉडी में सेल में प्रेजेंट होने वाले जेनेटिक मटेरियल, जो कि 2 स्ट्रैंड में होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए को क्या कहते हैं हम, डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं, क्योंकि ये 2 स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये क्या रहता है, ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है, ये ऐसे देखो कॉइल्ड होता है। यहाँ पे देखो कॉइल्ड है, ये अंदर में गया, ऐसे ट्विस्ट हुआ, ऐसे ट्विस्ट हुआ, ऐसे ट्विस्ट हुआ, तो ये क्या है, कॉइल्ड होते हैं। इधर वाला देखो ऐसे यहाँ पे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, ये क्या है, ये कॉइल्ड रहता है। ठीक है, तो डीएनए स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये डबल तो स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो होता है, साथ साथ ये क्या होता है, ये कॉइल्ड होता है। ये क्या होता है, ये कॉइल्ड होता है। ठीक है, मतलब ट्विस्टेड रहता है, ऐसे 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 ट्विस्टेड रहता है। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक हो गया, दूसरा इस तरह से ट्विस्टेड है, ऑपोजिट डायरेक्शन में।
ठीक है, एक यहाँ से इधर आया ऐसे आया और दूसरा इधर से इधर ऐसे आया, मतलब एक नीचे की तरफ जाता है एक ऊपर की तरफ जाता है। ये मान के चलो कि ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है, एक आता है जो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो ऐसे कॉइल्ड रहते हैं, ठीक है, ऐसे कॉइल्ड रहते हैं। और आपको किस में प्रेजेंट रहते हैं, ये कॉइल्ड रहते हैं। और इसके जो ऑपोजिट में देखो, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, यहाँ पे एक बेस पेयर, यहाँ पे एक बेस पेयर होगी। ये आपको अमीनो एसिड, जैसे अमीनो एसिड है, ये बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड एक दूसरे के सामने अटैच रहते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच रहते हैं डीएनए में, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। ये क्या है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, तो अमीनो एसिड प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, प्रोटीन का क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, अमीनो एसिड। और ये अमीनो एसिड से ही आपको ये पूरा डीएनए बना है, यानी पूरा डीएनए प्रोटीन से बना है, ठीक है। और ये मान के चलो ये एक डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए क्या रहता है, आपको एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ये अटैच रहता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर अटैच रहता है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। और क्या होंगे, हमारे डीएनए है, हमारे डीएनए है, तो हमारे डीएनए क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे कॉइल्ड रहेंगे, इसके ऊपर क्या रहेंगे, ऐसे कॉइल्ड रहेंगे, ऐसे कॉइल्ड रहेंगे। और यहाँ पे बीच बीच में सेंटर में क्या है, सेंटर में हिस्टोन प्रोटीन है, मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ही कॉइल्ड रहते हैं। और ये कॉइलिंग देखो, यहाँ पे देखो, ये हिस्टोन प्रोटीन पे कॉइल्ड है, यहाँ पे ये क्या है, ये भी हिस्टोन प्रोटीन पे कॉइल्ड है, यहाँ पे देखो हिस्टोन प्रोटीन पे कॉइल्ड है। तो ये सारे हिस्टोन प्रोटीन पे कॉइल्ड होकर क्या होंगे, कंडेंस होंगे, एकदम एक दूसरे के बहुत ही करीब आएंगे, कंडेंस होंगे, और क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। और ऐसे ही क्रोमोसोम आपको कहाँ पे होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल वेयर क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। सो क्रोमोसोम को तोड़ेगा तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसमें हिस्टोन प्रोटीन होगा और डीएनए इसके ऊपर कॉइल्ड होगा, और डीएनए को निकालिएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सो क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या लिखेंगे हम, अगर कोई पूछे क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम इज अ यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी यूनिट। कैसे स्ट्रक्चर कैसे बना है, तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूक्लियस। अच्छा, ये डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है, ये क्या है, ये है आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में, ऐसा है। तो ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो हम यहाँ पे देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। लाइसोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे क्या है, सेल के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे इसको फिर से हम एक दिन किसी अगले क्लास में हम इसको देखेंगे, दोनों में डिफरेंस लगाकर हम देखेंगे, ठीक है, अभी नहीं लेकिन अगले क्लास में हम देखेंगे इसको। चलो आंसर बताओ तो, the characteristic feature of a nucleus of prokaryotes is it is open। चलो समरी, हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्रोटोप्लाज्म इन्वॉल्व साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला दिया जाए, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। और उसके अंदर फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, हमने देखा कंट्रोलिंग यूनिट होता है, ब्रेन होता है। सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो किसमें होते हैं, डीएनए होते हैं, यानी हम जो आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब क्या होता है,
ये सब कुछ डीएनए में आपको ब्लूप्रिंट प्रेजेंट होता है, यानी हम कहते हैं डीएनए हमारे पूरे बॉडी का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। यानी जो सोचते समझते हैं वो सब कुछ उस डीएनए के वजह से ही होता है। समझ में आ रहा है? सोचना समझना सब कुछ क्या होता है, डीएनए के वजह से ही होता है। यस और नो? ऑल राइट। उसके बाद देखो यूकैरियोटिक सेल्स हैव एन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ऑल राइट, see you next. But now before leaving the class, let me have some question discussion, ठीक है। जो कि हम लोग जो आपको टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन का आंसर और डिस्कशन हम दे देना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, आप लोगों का क्वेश्चन मेरे पास है जो हमने दिया था। ऑल राइट, तो ये आपके ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, वो क्या है, सेल से चैप्टर से हम लोग पढ़ रहे हैं, 5 क्वेश्चन था। और पहला क्वेश्चन था द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय, आंसर क्या था, आंसर है रॉबर्ट हुक। तो हम ऑलरेडी पता है रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर किया था, है ना, और उन्हीं को नाम दिया था। तो रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल, सेल को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। ऑब्वियसली हम ऑलरेडी बता चुके थे और आज हमने फिर से बताया है कि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। हेंस एग क्या है, हेंस एग इज अ सेल, एक सेल होता है, टिश्यू नहीं होता है। नजर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नजर नहीं आ रहा तो आप अपने अपने क्वेश्चन पेपर आपके पास ऑलरेडी होंगे, तो आप लोग चेक करने ला क्लास के बाद, ठीक है। हेंस एग इज अ सेल, हेंस एग क्या है, एक सेल होता है जो कि टिश्यू नहीं होता है, कंप्लीट सेल होता है हेंस एग, और वो नॉर्मली वो लार्ज बड़ा होता है, सबसे बड़ा नहीं होता लेकिन फिर भी बहुत बड़ा सेल होता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल का साइज कितना है, हमने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को 0.3 माइक्रोमीटर, आज भी मैंने बताया 0.3 माइक्रोमीटर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट सेल इज अ फैक्ट है, द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग बट द लॉन्गेस्ट सेल इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हमने पढ़ के बार बार बताया आपको कि लॉन्गेस्ट सेल हम न्यूरॉन को कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल किसको कहते हैं, लॉन्गेस्ट सेल हम न्यूरॉन को कहते हैं। लार्जेस्ट सेल तो ऑस्ट्रिच एग है लेकिन लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। ओके चलो, तो that's all about today. We will see you later in the next class. All right, okay, so आप तब तक अपना पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जो भी डाउट्स है वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ सकते हैं या ग्रुप में डाल सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।